आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज आ रही है? अगर हाँ तो यस टाइप कर दो सभी। देखो स्क्रीन शो हो रही है और वॉइस आ रही है तो बस आप यस टाइप करते चलो, ताकि मेरे को पता तो रहे कि किस किस को स्क्रीन शो हो रही है, किस किस को नहीं हो रही। 9:30 तक सेशन स्टार्ट कर देंगे। कुछ वेट करते हैं कि कितने बंदे लाइव आते हैं। तब तक मैं ना आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने जो कोई केस स्टडी डाली थी, आप में से कितने लोगों ने पढ़ी, सच सच बताना मेरे को। और मतलब क्या कुछ समझ आया था उसका, जस्ट मैसेज में बताओ। मैंने लास्ट टाइम भी सेशन लिया था, बट वो सेशन ना कुछ वीडियो एरर की वजह से डिलीट हो गया था। तो ये सेशन हम फिर से कर रहे हैं। और आज मैं कुछ बोनस पार्ट बताऊंगा आपको, जो कि मैंने पिछले सेशन में कवर नहीं किया था। आईपीएल चल रहा था तो काफी लोग आईपीएल देखने में बिजी थे, तो वो वीडियो खराब हो गया, तो मैं ये अच्छा ही कहूंगा क्योंकि आज काफी लोग जुड़े हैं। उस दिन तो इतने लोग थे भी नहीं। थैंक यू आदित्य भाई, अच्छा लगा आपको पढ़ के। वैसे पोस्ट काफ़ी लंबी थी, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी लोगों ने अवॉइड किया होगा पोस्ट को पढ़ना, क्योंकि इतना लेंदी पोस्ट बहुत कम लोग रीड करते हैं। बट प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, वो ज़रूर रीड करते हैं कि किसी बंदे की जर्नी कैसी रही, किस तरीके से उसने काम किया। तो ये सारी चीज़ें इंसान को सीखने को, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है केस स्टडी से। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी थे। मैंने वहीं से ना एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है पूरी की पूरी, कि किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होती है फॉरेन एसईओ को करने की। मैं आपको अपनी एक साइट दिखाऊंगा, उस पर आपको फॉरेन एसईओ का टूल इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, किस तरीके से सेटअप करते हैं, कैसे सेटिंग करनी होती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है टूल को सेटअप करते टाइम। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हमारा मेन टॉपिक रहेगा। बट जिन लोगों ने ना रीड नहीं किया था ना, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की कि भाई आप ना वीडियो बनाओ, इतना लंबा पोस्ट पढ़ा नहीं जाता। तो मैंने अपने चैनल एसईओ वाले पे ना अभी ये लगा लो कि पहली जो केस स्टडी का पार्ट था वो मैंने डाल दिया है। आप लोग देख सकते हो चैनल पे जाके। और सेकंड पार्ट आज रात तक आ जाएगा, क्योंकि वीडियो एडिट हो चुकी है सेकंड पार्ट की भी, केस स्टडी की। तो वो भी आज रात तक मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और लोगों के आने का वेट करें या सेशन शुरू कर दे? अगर सेशन शुरू कर दे तो यस लिखो। 27 मेंबर्स वैसे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेशन स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस के साथ, कि देखो आप लोगों ने अगर केस स्टडी देखी थी तो आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस की ना कुछ लिस्ट बनाई है। तो पहले मैं एक एक करके क्वेश्चंस लूंगा। ये सारे पहले जिन भाइयों के डाउट्स थे पहले वो क्लियर कर दूंगा। और इससे आपको भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि फॉरेन एसईओ में क्या-क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से काम करना होता है। तो दोस्तों हमारा सेशन स्टार्ट होता है फॉरेन एसईओ क्वेश्चन आंसर सेशन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि कंटेंट, फॉरेन एसईओ के लिए कंटेंट किस तरीके से बनाना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, कंटेंट को ना हम दो तरीकों से बना सकते हैं। पहला है मैनुअली, और दूसरा है गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से, जो कि ये टूल है गूगल ट्रांसलेट डॉट आई ओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से कंटेंट को बनाता था। अब सपोज कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर था गेट वॉक्स करके। अब इसकी साइड पे आप लोग कंटेंट देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। और यहाँ से हम एक किसी कंट्री का एक्सटेंशन लगा रहे हैं, जैसे कि स्पेन। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लगाया, तो आप देख सकते हो कि कंट्री का एक्सटेंशन लग गया है। और सारा का सारा कंटेंट जो है वो फॉरेन लैंग्वेज में आ गया है, यानी स्पेनिश लैंग्वेज में। तो एक ये तरीका है कंटेंट को बनाने का। अब जो जी ट्रांसलेट डॉट आई ओ प्लगइन है वो ये काम करती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि या तो आप जी ट्रांसलेट प्लगइन का यूज कर लो कंटेंट बनाने के लिए, या फिर आप मैनुअली उस कंटेंट को बनाओ। अब मैनुअली कैसे बनाएंगे हम कंटेंट को? तो कंटेंट को मैनुअली बनाने के लिए अगर आपके पास बजट नहीं है तो जी ट्रांसलेटर का आप यूज करो, गूगल ट्रांसलेट। अब मान लो कि आपका कोई कीवर्ड है फॉरेन लैंग्वेज का,
हाउ टू डिलीट, सोच करो, मैं यही कीवर्ड पकड़ के देता हूँ, हाउ टू डिलीट गूगल अकाउंट। ठीक है, अब मेरे को इस पे कंटेंट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे राइटर को बोलूंगा कि भाई तू इंग्लिश में कंटेंट लिख के दे मेरे को, और वो कंटेंट मैं गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर, सॉरी, स्पेनिश लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज को आप टारगेट कर रहे हो उस लैंग्वेज में वो कंटेंट आप लिखवा दो। ठीक है, और देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सीधे वर्डप्रेस साइट पर जाना है और वो कंटेंट डाल देना है। अब कंटेंट डालना कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल लेके। अब मान लो कि मेरा ये कंटेंट है, मेरे को ना इसको स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता था, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने राइटर को कंटेंट दिया, उसने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट लिख के दिया, तो मैं इसको पूरे के पूरे कंटेंट को यहाँ से कॉपी करके मैनुअली कंटेंट को कन्वर्ट करता था किसी और लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल मेरे को मान लो कि स्पेनिश लैंग्वेज टारगेट करनी है, इसको मैंने स्पेनिश लैंग्वेज में यहाँ से कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से जस्ट कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैंने ये कंटेंट डाल दिया, तो अब इसी टाइटल को यहाँ से कॉपी करके स्लग में डाल देना है, और इसी चीज को अगर आपके एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि क्या डुप्लीकेसी का एरर आएगा, तो डुप्लीकेसी के एरर को रिजोल्व करने के लिए ना मैं एक चीज करता हूँ, एडवांस वाले सेक्शन में गया, और ये जो कैनोनिकल यूआरएल वाला ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे मैं इसका यूआरएल डाल दूंगा पेज का, एक बार इसको पब्लिश कर देता हूँ मैं। एक जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं कि आप बिना टूल के किस तरीके से कंटेंट बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसी यूआरएल को डाल दूंगा, तो इससे पता है क्या होगा, गूगल को ना साइन जाएगा कि साइट पे दो तरीके का कंटेंट है, एक है इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरा है स्पेनिश लैंग्वेज में। ये दोनों तरीके के कंटेंट जो है वो काम करेंगे। और ये सेम स्ट्रेटजी जो है मैंने जो आपको केस स्टडी में बताई है ना, उसमें मैं यूज करता था जब तक मेरे पास मतलब एक डिसेंट अर्निंग नहीं होने लगी थी। ठीक है, तो अब प्रोसेस जो था वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, तो मैंने बाद में टूल बाय किया, क्योंकि मैनुअली इसी चीज़ को काम करूँगा तो एक तो रैंकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और दूसरा साइट को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो मेरा टूल था जी ट्रांसलेटर .io, उसको मैंने बाय किया था। ठीक है, तो आप उसके जरिए भी कंटेंट को जनरेट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जी ट्रांसलेट को यूज करने के क्या क्या फायदे हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको ना चेक करना है कि भाई कि ये टूल किस तरीके से काम करता है एक्चुअली में, और आप ट्रायल ट्रायल यूज करना चाहते हो तो आप 15 डेज का ट्रायल ले सकते हो इसका। और मैं जो प्लान यूज करता था वो बिजनेस प्लान यूज करता था। बिजनेस प्लान में क्यों यूज करता था, तो इसके बेनिफिट बताता हूँ। एक तो जित इन मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, जितनी भी लैंग्वेज है, सबको सपोर्ट करता है। तो ये आपका जो कंटेंट है वो सारी कंट्रीज में इंडेक्स करवाएगा, खुद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है न्यूरल ट्रांसलेशन। न्यूरल ट्रांसलेशन का मतलब है कि ये खुद ही मतलब ट्रांसलेट करेगा आपके इंग्लिश कंटेंट को। मैंने अभी आपको एक साइट दिखाई थी गेटबॉक्स, तो गेटबॉक्स भी है वही काम कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये पहले तो कंट्री का एक्सटेंशन लगा रहा है, देन उसके बाद सेम यूआरएल को जनरेट कर रहा है किसी और कंट्री में, और ये हो रहा है इसी टूल की हेल्प से। उसके बाद आप अनलिमिटेड वर्ड्स जनरेट कर सकते हो, अनलिमिटेड पेज भी होंगे, सर्च इंजन इंडेक्सिंग ये खुद करके देगा। हाँ, देखो आपको अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, स्पेनिश या फिर फ्रेंच या फिर इटालियन, तो आप उसको खुद एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद है यूआरएल ट्रांसलेशन। यूआरएल ट्रांसलेशन वाला फीचर है ये जो चीज है ना, कि पूरे के पूरे यूआरएल को उस कंट्री में ट्रांसलेट करवाना, ये वाला फीचर भी ये प्रोवाइड करता है। और आखिरी फीचर है इसका लैंग्वेज होस्टिंग। देखो लैंग्वेज होस्टिंग क्या होती है, मान लो कि आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपकी होस्टिंग झेल नहीं पाएगी कि सारी कंट्री के पेजेस को। तो ये क्या करता है, आपको एक लैंग्वेज होस्टिंग अलग से प्रोवाइड कर देगा, बट अगर आप लैंग्वेज होस्टिंग बाय करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी $40 तक। बट अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है
तो आप अवॉइड करो लैंग्वेज होस्टिंग को लेने से, ठीक है। तो इससे अच्छा तो अच्छी होस्टिंग ले लो ये वाला फीचर लेने के बजाय, ठीक है। तो वीडियो के एंड में जब मैं सेशन मतलब कंप्लीट कर लूंगा, सभी क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा अपनी साइट में। अभी मैंने जो साइट दिखाई है ना आपको, उसमें आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा ये वाली चीज़। ओके, तो ये था कंटेंट वाला सिनेरियो कि मैं कंटेंट पे किस तरीके से काम करता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन था कि मैं आर्टिकल्स कैसे लिखता हूँ, हायर्ड राइटर और ट्रांसलेटेड। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं अपने राइटर को इंग्लिश में ही कंटेंट लिखने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। बाकी का काम जो रहता है वो ये टूल करता है, मैं कुछ नहीं करता। जस्ट मैं इंग्लिश लैंग्वेज में ऑन पेज एसईओ करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सारा काम ये खुद करता है, उस कंट्री में टारगेट करवाना, उस कंट्री में रैंक करवाना। हाँ, बात रही कीवर्ड रिसर्च की, तो कीवर्ड रिसर्च जरूर करता हूँ मैं कि वो उस कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है उस स्पेसिफिक कंट्री में। फिर मैं उसको इंग्लिश में ही आर्टिकल लिखवा के मतलब इसके जरिए ट्रांसलेट करवाता हूँ उस आर्टिकल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंटेंट स्ट्रेटजी क्या थी, आपने फॉर्मेट कैसे डिसाइड किया वर्क का। देखो, कंटेंट स्ट्रेटजी की बात करूं तो मेरा जो कंटेंट स्ट्रेटजी का जो पार्ट है ना करने का, मैं क्या करता हूँ सबसे पहले आपको एग्जांपल ही करके दिखाता हूँ। कंटेंट स्ट्रेटजी से सब पहले आता है कीवर्ड स्ट्रेटजी। मैं क्या करता हूँ मतलब कि 100 150 कीवर्ड्स की लिस्ट बनाता हूँ जो कि लो कॉम्पिटिटिव हो। ओके, अब लो कॉम्पिटिटिव साइट्स फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरा कोई कीवर्ड है, हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं जैसे हाउ टू डिलीट अ स्टोरी। ठीक है, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि एक सेकंड, मैं पहले तो इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। मान लो कि मेरे को ना ये कीवर्ड रैंक करवाना है स्पेन में, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो जी ट्रांसलेटर की हेल्प से, गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से पहले इस कीवर्ड को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जिस कंट्री में मैं रैंक करना चाहता हूँ। मान लो कि मेरे को जर्मनी में रैंक करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसलेट कर लूँगा। यहाँ से ट्रांसलेट हो गया, मेरे को कीवर्ड मिल गया। अब यहाँ पे मैं ये कीवर्ड सर्च करूँगा। देखो, कीवर्ड सर्च करने से पहले ना आप प्रॉक्सी जरूर लगाना, क्योंकि जब प्रॉक्सी लगाओगे तो आपको ना उसी कंट्री के रिजल्ट्स ही शो होंगे, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड के शो नहीं होंगे, उस कंट्री में जो टॉप 10 डोमेन्स रैंक हो रहे होंगे, सिर्फ मतलब वो डोमेन्स आपको शो होंगे। अभी मैं प्रॉक्सी नहीं लगा सकता, अगर प्रॉक्सी लगाऊंगा तो शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि आप प्रॉक्सी जरूर लगाना उस कंट्री की। तो मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लिया, तो देखते हैं कुछ हमें मतलब, अब मेरा ना डोमेन फाइंड करने का ना एक क्राइटेरिया होता है। मैं जो डोमेन देखता हूँ ना वो 0 से 20 के बीच में देखता हूँ। डोमेन की अथॉरिटी 0 से 20 के बीच में होनी चाहिए। अगर इस रेंज का अगर डोमेन है तो मैं उस कीवर्ड पे काम करूंगा ही करूंगा, चाहे यूजर ने कितना अच्छा काम क्यों ना किया हो। मेरे मतलब कि मेरे को भी कहीं ना कहीं उस कीवर्ड पे रैंकिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो देखते हैं कि हमें DA 20 में कुछ मतलब 0 से 20 में यहाँ कोई साइट मिलती है। तो इस कीवर्ड पे तो भाई कुछ भी नहीं है, तो कोई और कीवर्ड देख लेते हैं। मैं कंट्री चेंज करके देखता हूँ, क्या पता जर्मनी में थोड़ा टफ हो। स्पेनिश ट्राई करते हैं। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं करता हूँ एक्चुअली में, तो ऐसे ही मैं ट्राई करता हूँ कि देख, अगर मिलता है, जब तक मिलता नहीं ना तब तक मैं उस कीवर्ड को छोड़ता नहीं। अगर मेरे को लगता है कि भाई उस कीवर्ड का वॉल्यूम अच्छा है, ट्रैफिक अच्छा है, तो मैं मतलब ज़रूर कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी कंट्री में तो मतलब कि वो कीवर्ड, उस कीवर्ड पे लो डोमेन अथॉरिटी वाले साइट मेरे को मिल जाए, ठीक है। तो देखो, 5 6 कंट्री है जिस पे कि आपको काम करना चाहिए, ठीक है। पहली है जर्मनी, दूसरी है फ्रांस, तीसरी है इटली और चौथी है नीदरलैंड।
तो इन कंट्रीज में आप काम करोगे ना तो मतलब आपको एक तो सीपीसी बहुत अच्छी मिलेगी, सीपीसी अराउंड लगा के चलो कि 0.20 के अबव भी मिलती है। तो हम कुछ सर्च कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसा साइट मिला, ये टूल साइट है, तो टूल साइट हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ठीक है। टूल साइट का इंटेंट होता है कि मतलब टूल साइट का तो इंटेंट ये होता है कि यूजर ने जो सर्च किया है उसको एग्जैक्टली वो मिलना चाहिए। तो एक ये साइट निकल के आ रही है बोरार डॉट क्लब, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। हाँ मिल गई ना, देखो। तो मेरा समझाने का बस मोटिव ये है कि आपको इस टाइप की साइट्स ढूंढनी है। अब भाई आप ये देखो कि साइट की ना डोमेन अथॉरिटी सिर्फ एक है। तो आप अब देखो डोमेन अथॉरिटी एक होने का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एक तो इसके जो रेफरिंग डोमेन्स होंगे या लिंक्स होंगे ना, एक तो वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास होंगे, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो ये साइन जो है वो आपको ये बताती है कि आपको किस तरीके से कीवर्ड पे काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, तो आप इस पे काम करो। अगर आपकी डोमेन की अथॉरिटी अच्छी है तो आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में रैंक कर जाओगे। ओके, तो ये स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए। देन जब एक मेरे पास एक लिस्ट बन जाती है 100 कीवर्ड्स की, तो मैं कंटेंट पार्ट पे काम करता हूँ। कंटेंट पार्ट का वही गेम है कि राइटर को बोलूंगा इंग्लिश में लिखो, मैं उसको फिर गूगल ये मतलब अपना जो प्लगइन है जी ट्रांसलेट, उसकी हेल्प से कंटेंट को ट्रांसलेट करवा दूंगा। ओके, तो हम हमारा अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। इज इट रिक्वायर्ड टू बाय एक्सपायर डोमेन? देखो भाई, एक्सपायर्ड डोमेन का तो गेम ही बहुत तगड़ा है वैसे तो, बट रिक्वायर्ड है या नहीं है? देखो रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो ना, अगर आपके पास पैसा है, बजट है, तो आप बाय कर लो एक्सपायर्ड डोमेन, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन जितना जल्दी रिजल्ट देगा ना, उससे बेटर रिजल्ट कोई नहीं दे सकता। ओके, बट अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप एक फ्रेश डोमेन से भी काम करो। फर्स्ट फ्रेश डोमेन की आपको ना अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको इसकी ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो 6 महीने 1 साल में जाके वो रैंकिंग लेके आएगी। ठीक है, तो आपको काम करना पड़ेगा फ्रेश डोमेन पे, बट एक्सपायर्ड डोमेन का आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अगर उस पे 40-50 अच्छे रेफरिंग डोमेन्स है, अच्छे गेस्ट पोस्ट है, तो उस पे आप विद इन 1 मंथ या विद इन 3 मंथ आप रिजल्ट निकाल सकते हो। और फॉरेन नीचेस में तो इतनी इजी नीचेस है ना भाई, मतलब आप आज आर्टिकल डालो तो विद इन 1 मंथ वो ट्रैफिक भी निकालने लग जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया। कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बता दिया कि मैं किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। हाउ टू स्टार्ट अ फॉरेन लैंग्वेज वेबसाइट। देखो फॉरेन लैंग्वेज वेबसाइट के लिए आपको सबसे पहले तो नीच रिसर्च आनी चाहिए, ठीक है। नीच रिसर्च चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हो चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज के लिए हो, दोनों के लिए सेम ही है। तो आप सबसे पहले नीच रिसर्च करो, ठीक है। देन उसके बाद कीवर्ड की लिस्ट बनाओ, नहीं, कीवर्ड की लिस्ट से पहले आप डोमेन की लिस्ट बनाओ, कम से कम 20 लो कॉम्पिटिटिव डोमेन्स निकालो 0 से 20 के बीच में। ओके, देन उसके बाद आप 100 कीवर्ड की लिस्ट बनाओ कम से कम, जिसको आप रैंक करवा सकते हो। उसके बाद आप उन पे काम करो, उस पे कंटेंट लिखवाओ, या तो आप मतलब कि अगर फॉरेन राइटर हायर कर सकते हो तो फॉरेन राइटर को हायर करो, ठीक है। कोई उसके बाद प्रूफ रीडर हायर कर लो अगर आपको डेडिकेटेड वेबसाइट बनानी है। वरना तो देखो, आप इंग्लिश में भी कंटेंट लिखवा सकते हो, इंग्लिश में कंटेंट लिखवा लो, उसके बाद आप क्या करो कि उसको या तो आप ट्रांसलेट कर लो, वो काम करती है। ऐसा नहीं है कि भाई गूगल ने ट्रांसलेट किया तो भाई वो रैंक करेगा या नहीं करेगा, भाई रैंक तो एआई कंटेंट भी कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज में, तो काम करेगी। आप एक्सपेरिमेंट तो करो, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई स्पेसिफिक टीएलडी डोमेन की जरूरत होती है क्या बेटर रैंकिंग के लिए? देखो वैसे तो ना डॉट कॉम डोमेन से बेस्ट कुछ नहीं होता, मैं तो ये कहता हूँ। मैं जितने भी अभी मतलब मेरी 5-6 फॉरेन साइटें चल रही है, सभी में मैं डॉट कॉम डोमेन यूज करता हूँ, मैं कोई और एक्सटेंशन यूज ही नहीं करता। हाँ, उस कंट्री में टारगेट करवाने के लिए मैं होस्टिंग जरूर उस कंट्री की यूज करता हूँ, ये मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब तो टीएलडी डोमेन लो ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कीवर्ड टू फोकस व्हेन इट कम टू अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग। देखो अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग भाई मैंने अभी देखो स्टार्ट नहीं करी है, बट मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि आपको किस टाइप के कीवर्ड फोकस करने चाहिए। अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग और एडसेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट बेस्ड जो नेटवर्क होते हैं दोनों मैं सेम ही मानता हूँ, जिसमें कि 70% जो कीवर्ड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशनल ही होते हैं दोनों में। तो आपको क्या करना है कि जो यूजर का जो पेन पॉइंट है ना उसको पकड़ना है, उसके ऊपर आप आर्टिकल डालो, ठीक है, और उस आर्टिकल में जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए आप अपने कोई भी एफिलिएट का लिंक लगा दो, ठीक है, चाहे वो अमेजन एफिलिएट हो चाहे वो डायरेक्ट एफिलिएट हो। ओके, अब बात आती है कि अगला क्वेश्चन है कि प्रूफ रीडर की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। देखो आप रखना चाहो तो रख सकते हो, मैंने तो नहीं रखा था भाई, क्योंकि मेरा तो गेम ही अलग है, ठीक है। तो आप देखो आप अगर रखना चाहते हो तो रख लो, बट इसकी ना जरूरत मैं अब आपको बताता हूँ कि कब पड़ती है। जब आपका निच ना बहुत ज्यादा इस तरीके का लगा लो कि योर मनी योर लाइफ वाला नीच है, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, या फिर हेल्थ नीच है तो भी वहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी प्रूफ रीडर की। बट टैग टाइप की साइटों में या फिर और इंफॉर्मेशनल बेस्ड साइटों में मेरे को नहीं लगता कि प्रूफ रीडर की इतनी जरूरत पड़ेगी। आपका काम इससे ही हो जाएगा, इंग्लिश में कंटेंट लिखवाओ अच्छे से, ठीक है, उसको जरूर प्रूफ रीड करो आप कि राइटर ने कंटेंट पे किस तरीके से काम किया हुआ है, ठीक है। अब है कि डू वी नीड एनीवन टू हायर डिडक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस इन फॉरेन लैंग्वेज। नहीं, ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर अ सीपीसी एडवांटेज फॉर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल, मैंने केस स्टडी में भी आपको दिखाया बताया था कि किस किस कंट्री में अच्छी सीबीएसई मिलती है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जर्मनी, फ्रांस, इटली और पोलैंड, ये चार जो कंट्री है ना इनके सीपीएसई आपको अदर कंट्री के हिसाब से अच्छी ही मिलेगी। 0.20 से लेके उससे ऊपर जितनी भी चली जाए वो, ठीक है, बट मिनिमम जो $0.20 सीपीएसई मिलती है। और मैं कर भी रहा हूँ इन कंट्रीज में काम, तो मेरे को काफी आइडिया है, ठीक है। बाकी कंट्री जैसे कि स्पेन, मैक्सिको, ब्राजील, इन कंट्री में आपको सीपीसी इंडिया वाली ही मिलेगी, तो इन कंट्रीज में आप काम मत करना, ठीक है। अगर आप बैनर एड या फिर डायरेक्ट एड्स वाली चीज़ों में जा रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई कर रहे हो तो आप जा सकते हो उसमें, क्योंकि इन द एंड आपको आरओआई तो निकालना है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मंथली इनकम, पोस्ट काउंट, साइट एज, टोटल कॉस्ट क्या थी मेरे साइट की, ये किसी भाई ने क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं साइट एज की। साइट एज जो थी मेरे साइट की वो 3 साल ओल्ड साइट है वो, ठीक है। 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट को मैंने 32 कंट्री में टारगेट किया हुआ है, मतलब कि 3200 पोस्ट है साइट पे। ओके, मंथली इनकम की बात करूँ तो अराउंड $700 to $1000 के बीच मंथली इनकम है उसकी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट ये लगा लो कि 10,000 के अराउंड मंथली इन्वेस्टमेंट होती है उस साइट की। ओके, हाउ टू फाइंड निचेस, निचेस कैसे फाइंड करें, मैंने आपको बता दिया कि देखो आपको ना उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने आसपास से ही आइडिया लेना पड़ेगी कि किस किस तरीके के टॉपिक है, किस किस तरीके की चीजें हैं सराउंडिंग्स में। आप उसको गूगल में ट्रांसलेट करो और चेक करो कि वो किस तरीके से काम कर रही है। करो और चेक करो कि वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर यूआरएल स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट कंट्री फॉर द सेम पोस्ट। देखो यूआरएल स्ट्रक्चर तो मेरा गूगल ट्रांसलेट टूल ही बनाता था, मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखा भी दिया। सेम इसी तरीके का यूआरएल वो जनरेट करके देगा। अगर मेरे को स्पेन में ट्रांसलेट करना है तो वो स्पेन में ट्रांसलेट इस तरीके से कर देगा। अगर मेरे को जर्मनी में ट्रांसलेट करना है तो मैं जस्ट यहाँ डीई लिखूंगा और ये जर्मन में ट्रांसलेट कर देगा। शायद ये जर्मन को
हाँ, शायद ये जर्मनी को टारगेट नहीं कर रहा, बट अगर मैं जर्मनी को टारगेट करवा रहा हूँ तो मैं जस्ट यही लिखूंगा तो वो जर्मनी में ट्रांसलेट कर देगा इस पूरे के पूरे पेज को जर्मन लैंग्वेज में। देखते हैं है या नहीं है। जर्मनी में अगर मेरे को टारगेट करना है तो इस तरीके से वो जर्मन में टारगेट करवा देगा। विच प्लान ऑफ जी ट्रांसलेट यू यूज, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैंने कौन सा प्लान यूज किया था। फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन सा प्लान था। बिजनेस प्लान था मेरा, $30 का ही लगा लो, इसमें कि आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। अब बात आती है कि भाई हाउ डू यू टारगेट नॉन इंग्लिश कंट्री विथ सब डोमेन और समथिंग एल्स। देखो, मैं कोई सब डोमेन वब डोमेन नहीं बनाता, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट को ही मैंने बोला हुआ है कि देखो इसमें ना दो ऑप्शन होते हैं, आप या तो इसको इस तरीके से बना सकते हो ES कॉम करके, ठीक है। एक तो ये सब डोमेन हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा आपका ये वाला हो गया। तो मैं जो काम करता हूँ ना वो इस वाले यूआरएल स्ट्रक्चर पे करता हूँ। इसका एडवांटेज पता है क्या है, मतलब कि इस वाले यूआरएल स्ट्रक्चर में ना गूगल का जो वेटेज पार्ट रहता है ना रैंकिंग का वो ज़्यादा रहता है। मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि इस टाइप का जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा वेटेज गेन करता है एज कम्पेयर टू दिस वन। विथ AI बेस्ड आर्टिकल इज फॉरेन एसईओ स्टिल वाइबल अप्रोच। बिल्कुल। देखो, आप ना AI को यूज करने का थोड़ा सा सिस्टम समझो। ऐसा नहीं है कि AI कंटेंट रैंक नहीं करता, बट आपको थोड़ा सा ना उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से यूज करना पड़ेगा। आप सिर्फ पहले सबसे पहले तो ये देखो कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो यूजर का इंटेंट क्या है किसी कीवर्ड के लिए। तो आप अगर उसको AI के थ्रू अगर फुलफिल कर सकते हो तो आपका AI कंटेंट बेस्ट है आपके लिए, या फिर सॉरी यूजर के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि वो यूजर का इंटेंट क्या है और मैं उसको किस तरीके से फुलफिल कर सकता हूँ, चाहे वो मैं मैनुअली लिखवाऊँ चाहे वो AI के थ्रू लिखवाऊँ, ठीक है। तो मेरी कुछ साइट्स हैं जो कि मैं AI से ही बनाई हुई है और अच्छी खासी रैंक कर रही है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस एक एक करके लूंगा। भाई मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से प्लीज अपनी ये जो वॉइस है इन सभी को म्यूट कर लो प्लीज, क्योंकि मैं अब क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों के, ठीक है। और अपना जिसको भी अपना क्वेश्चन लेना है वो रेज योर हैंड पे क्लिक कर देना, मैं उसका क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। जी हाँ जिमी भाई बताइए। मेरा मंथली ट्रैफिक जो है वो ये लगा लो कि 180K के अराउंड है, मतलब 1,80,000 के अराउंड है। अर्निंग मैंने आपको बताई दे कितनी है। निच रिसर्च का मोर डिटेल शेयर कीजिए ब्रदर। निच रिसर्च, निच रिसर्च भाई मैं आपको ना पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी नहीं, अभी सिर्फ मतलब फॉरेन एसईओ से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लूंगा। रिसर्च वाला पार्ट मैं आपको ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अपने चैनल पे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मेरे चैनल पे ना केस स्टडी वाला पार्ट कंप्लीट होगा मैं निच रिसर्च वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। बैकलिंक स्ट्रेटजी, देखो भाई बैकलिंक स्ट्रेटजी के लिए मैंने पता है क्या किया था। जब मेरी साइट ना इनिशियल फेज में थी ना, मतलब जब मैंने ये साइट 2020 में स्टार्ट की थी, अगर आपने केस स्टडी पढ़ी हो तो मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये था कि साइट की ब्रांडिंग और अथॉरिटी पे काम करना। ओके, तो मैंने सिर्फ साइट पे ना बैकलिंक्स लिए थे इंग्लिश, इंग्लिश टाइप के, जो इंग्लिश गेस्ट पोस्ट होते हैं नीच एडिट होते हैं, सिर्फ वो वाले, ठीक है। उससे मैंने अपनी साइट की अथॉरिटी बिल्ड की थी। अगर फॉरेन लैंग्वेज वाले गेस्ट पोस्ट की बात करूँ तो मैंने सही बताऊं तो एक भी बैकलिंक अभी तक बाय नहीं किया है, और सच बोल रहा हूँ मैंने एक भी बैकलिंक अभी तक बनवाया नहीं है फॉरेन लैंग्वेज में। सारे के सारे बैकलिंक इंग्लिश लैंग्वेज में है, सारे के सारे गेस्ट पोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में है और नीच नीच एडिट बैकलिंक्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फाइवर से बैकलिंक बाय कर लिया या अपवर्क से बैकलिंक बाय कर लिया, सारी मैनुअल अप्रोच की थी मैंने, ठीक है। और उसका बेनिफिट मेरे को मिला फॉरेन एसईओ में, ठीक है, क्योंकि साइट की अथॉरिटी ऑलरेडी बन चुकी थी 2020 से 2021 के बीच में। तो जैसे जैसे मैं आर्टिकल डाल रहा था साइट पे वैसे वैसे फॉरेन कंटेंट के, तो वो विद इन वीक वो रैंक कर रहे थे विद ट्रैफिक के साथ। और ये सेम स्ट्रेटजी आप
दोनों टाइप की साइट के लिए यूज कर सकते हो, चाहे आप इंग्लिश साइट बना रहे हो, चाहे आप फॉरेन लैंग्वेज में साइट बना रहे हो, स्ट्रेटजी सेम ही है। आपको अप्रोच करना है मैनुअली बस। और कोई है जिनको क्वेश्चन लेना है, या फिर मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं। हाँ जी, पूछिए भाई। देखो भाई, कितने आर्टिकल स्टार्ट करने चाहिए, मैंने आपको बताया कि कम से कम 50 से 100 के बीच में आप आर्टिकल अपनी साइट के लिए रेडी करो, ठीक है। कीवर्ड की लिस्ट का प्लान करो, ठीक है। जब आपका ये प्लान तैयार हो जाए कीवर्ड वाला, ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि आप कितने वर्ड में यूजर के इंटेंट को फुलफिल कर सकते हो। सिर्फ आपको ये चीज देखनी है। 500 वर्ड, 1000 वर्ड, बिल्कुल। आपको ये देखना है कि आपको मतलब कि जो यूजर का इंटेंट है वो मैं कितने वर्ड में फुलफिल कर सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को 1000 वर्ड का ही कंटेंट लिखना है, नहीं। नहीं 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 नहीं, आप देखो, इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप डाल रहे हो, ठीक है, साइट पे। आपको एक कीवर्ड पकड़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कीवर्ड पकड़ा कि हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है, ये कीवर्ड है आपका। तो आपको सिर्फ यूजर को यही बताना है कि आपको यूजर इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे डिलीट करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपकी साइट की अथॉरिटी है ना भाई मोहित भाई, तो आपको वो आर्टिकल रैंक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साइट की अथॉरिटी नहीं है, ब्रांडिंग मतलब कि ब्रांड बिल्ड नहीं है, तो आर्टिकल आपका क्या पता 6 महीने में रैंक करे, 1 साल में रैंक करे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं 1000 2000 वर्ड का आर्टिकल डालूंगा तो ही रैंक करे। भाई देखो, ये कमेंट वमेंट बैकलिंक ना वैसे तो ना मतलब कि खत्म हो चुकी है, बट लिंक डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप ना कुछ कुछ बैकलिंक्स बना सकते हो, बट जो एक्चुअल क्वालिटी बैकलिंक्स है ना, वो जो है वो आपको मैनुअल अप्रोच के थ्रू ही मिलेंगी। नहीं, हाँ, ये ब्लॉग पोस्ट देखो, देखो ब्लॉग पोस्टिंग, ठीक है, आर्टिकल सबमिशन, और आपका ये फोरम फोरम बैकलिंक्स, डायरेक्टरी बैकलिंक्स, ये सारे बैकलिंक्स सिर्फ आप आपकी लिंक डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज करो, ताकि गूगल को ये ना लगे कि आप लिंक स्पैमिंग कर रहे हो। ओके। और पिचिंग फॉर्मेट क्या है गेस्ट पोस्ट लेने का, भाई देखो, जितना सिंपल रखोगे ना उतना बेस्ट है। ठीक है, आपको जो चीज चाहिए सामने वाले से सिर्फ उसको वो बोलो, ठीक है। वो लंबा चौड़ा मतलब कि भाषण टाइप का जो लिखते हैं ना, वो लिखना नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या अप्रोच यूज करता हूँ। मान लो कि मेरे को किसी साइट से बैकलिंक लेना है, तो मैं उसको मेल डालता हूँ कि हेलो वट एवर, जो भी साइट का ओनर है, ओके। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे को आपकी इस आर्टिकल से लिंक इंसर्शन चाहिए। अगर लिंक इंसर्शन चाहिए तो लिंक इंसर्शन की डिमांड करता हूँ। और गेस्ट पोस्ट चाहिए मेरे को उसकी साइट से, तो गेस्ट पोस्ट के लिए बोलता हूँ। और उसके बाद उससे पूछता हूँ कि आपका मतलब कि गेस्ट पोस्ट या फिर लिंक इंसर्शन का चार्ज क्या है, ठीक है। और बस इतना ही। देन उसके बाद उसका रिप्लाई आ जाता है, ज़्यादा कुछ तो करने की जरूरत ही नहीं होती। देखो, अगर ज़्यादा पैसे मांग रहा है, ठीक है, देखो दो चीजें होती है। मैं आपको बताता हूँ कि लिंक लेते कैसे हैं। आपको ना ये दो अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। पहले तो ये है कि ऐसी साइटें फाइंड आउट करो अपने ही निश में, जिनको बने हुए 6 महीने से 1 साल हुआ है, और साइट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, 5000 ये लगा के 2000 से 3000 ट्रैफिक है, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, अगर आपने ना अपनी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के जो ये बंदे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मान जाते हैं 10 से 20 डॉलर में। ओके। और सेकंड अप्रोच जो है वो है, अब कई बंदे मांगते हैं 50 50 100 100 डॉलर। तो उनको आप क्या करो कि नेगोशिएट करने के लिए ये बोलो कि उनको ना उनके साइट के स्टैट्स दिखाओ। कई बार क्या होते हैं, बंदों के साइट की ना स्टैट्स ये लगा लो कि 10 10 15 15 हज़ार डॉलर, सॉरी 10 10 15 हज़ार ट्रैफिक होता है और पैसे मांग ले 50 50 100 100 डॉलर। तो आप उनके उनके साइट के स्टैट्स दिखा दो कि भाई आपके साइट के स्टैट्स तो ऐसे है, इसमें इतना नहीं हो पाएगा, मेरा बजट तो इतना ही, आपको देना है तो बताओ। तो कई बंदे मान जाते हैं, कई बंदे नहीं मानते। जो नहीं मानते उनको छोड़ दो, ठीक है। बैकलिंक देने वाले बहुत हैं। अब मेरे साथ यही हुआ, ज्यादातर ये 50 से ज्यादा ही मांगा है ज्यादातर बंदों ने। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मैं छोड़ दो कर ही नहीं उनको, पाया। देखो बैकलिंक देने वाले बहुत बंदे हैं। ओके। तो आप और बंदों को अप्रोच करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैकलिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपने 6 महीने ओल्ड लो ट्रैफिक वाला जो बताया हम्म। है, इसमें बढ़ जाएगी बात। बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल। मैं यही अप्रोच यूज करता हूँ। मैं जो है वो नए साइटों को ही सबसे पहले अप्रोच करता हूँ, क्योंकि ये बंदे मान जाते हैं। क्योंकि सब दिक्कत, इनको दिक्कत क्या होती है, इनकी अर्निंग नहीं हो रही होती। और गेस्ट पोस्ट है से अगर किसी बंदे की $20 की अर्निंग हो जाए, वो भी एक झटके में, तो भाई सोचो।
वो उसके लिए मान जाते थे। बिल्कुल, उससे बड़ी बात क्या होगी उसके लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। बढ़िया। हेलो। हेलो भाई। हाँ, प्रणाम गौरव भाई। भाई एक सवाल मेरा ये था कि जैसे कि ये मेरा कंपटीटर या फिर कोई और बंदा मेरे साइट पे लिंक स्पैम करता है, तो क्या उसको ये गूगल सब स्पॉन्सर में डिसअलाउ करना चाहिए कि नहीं करना? देखो, अगर कोई लिंक स्पैम कर रहा है तो भाई साफ सी बात है, पहली बात तो देखो, वो चाहे कितना मर्जी लिंक स्पैम करे, ठीक है, उससे आप कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप ना बड़ी बड़ी टैक्स साइटों को खोल के देखोगे ना, तो उनकी साइट पे पता नहीं कितनी स्पैमिंग हो रखी होती है, ठीक है, तो इससे डरना नहीं है कि भाई मेरी साइट पे लिंक स्पैमिंग हो रही है, मेरी साइट डूब जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप अपना मन का डर दूर दूर करना चाहो तो आप, ठीक है, डिसअवाउ करवा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ ये फोकस करो, रेगुलर कंटेंट डालो अपनी साइट पे, अपनी साइट की अथॉरिटी बिल्ड करो, और लास्ट पार्ट ट्रेंडिंग पे फोकस करो, और कुछ नहीं करना आपको। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। आशीष मंडल भाई ने पूछा है कि भाई बैकलिंक का प्रॉब्लम हम सोल्व कर देंगे विद गुड क्वालिटी साइट, ताकि आपको आउटरीच का झंझट ना करना पड़े, इसमें टाइम वेस्ट ना हो और डील भी होने के चांसेस कम है, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ। अच्छा, ये भाई साहब अपनी यहाँ प्रमोशन कर रहे हैं कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है आपका, किसी और का? 3-4 एज साइट और लेस देन 5 लेना सही है, 3-4 एज साइट और लेस देन ट्रैफिक लाइक 5K। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, क्यों नहीं ले सकते। भाई ये क्वेश्चन हो रहा है मेरा, वो एफिलिएट से रिलेटेड। गौरव भाई, अ, हाँ, पूछो पूछो अभी, मोहित भाई, एक सेकंड अभी से। हाँ, मेरा वो एफिलिएट से रिलेटेड था थोड़ा वो क्वेश्चन कि भी हम जब फॉरेन में एफिलिएट से, जैसे अमेजोन एफिलिएट से अगर कुछ करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है उस कंट्री का। जैसे मैंने यूएस के लिए ट्राई करा था, वो उसमें डॉक्यूमेंट मांग रहा था। अच्छा तो वो कैसे रीडायरेक्ट वगैरह कैसे होता है वो सिस्टम? भाई, भाई अभी तक ना मैंने क्या नाम है, अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, सही बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ ना वो अभी एडसेंस नीचे से मैं काम करता हूँ, तो इसका मैं आपको आइडिया नहीं दे पाऊँगा। बट मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं अभी यहाँ, शायद यहाँ पे होंगे, जो कि आपको इसके बारे में बता देंगे। अगर भाई किसी को पता है तो भाई की प्रॉब्लम आप सोल्व कर दो, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, क्या क्वेश्चन था? मैं ये कह रहा था, जब जैसे कि फॉर एफिलिएट वाला जो नीचे है, कोई एफिलिएट नीचे पे वेबसाइट बनाऊं मैं, अगर फॉरेन पे जैसे जर्मनी में मैं कोई बनाऊं किसी नीचे के ऊपर एफिलिएट के लिए अमेजोन की, तो जो अमेजोन के amazon.de पे साइन अप मार लूंगा मैं, फिर उसके एफिलिएट प्रोग्राम पे साइन अप करूंगा। जब वो साइन अप करता हूँ तो उसमें डिटेल जो भरवाता है उसमें क्या कहते हैं, सिटीजनशिप का भी एक प्रूफ मांग रहा था। जैसे मैंने पहले यूएसए के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें वो सिटीजन का प्रूफ मांग रहा था। तो वो अप्रूव कैसे होती है, वो क्या सिस्टम रहता है? अभी यूएसए का तो हम इंडिया, मतलब इंडिया से करते हैं, तो उसमें तो नहीं मांगता है, वो कुछ मांगता है ना टैक्स के लिए, तो पैन कार्ड डाल सकते हो इंडिया वाला, बट कंट्री ओरिजिनल डालना पड़ेगा, तो इंडिया है तो इंडिया की कंट्री डालना पड़ेगा। और जैसे डोमेन रजिस्टर करोगे .co.uk.us.de, तो फिर उसमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उधर से। हाँ, उससे अच्छे कि .com यूज करो। तो मैंने 2020 के आसपास किया था फ्रेंच में, तो .com चल गया था, सेल्स तो आया था ग्रेट में, अमेजन तो .com वाले डोमेन को हम क्या कहते हैं फिर एफिलिएट में, जैसे मान लो कि मैंने कोई सामान बेचना है ग्रोसरी का, सॉरी किचन कुकवेयर वगैरह, कुकवेयर, हाँ, तो वो उसका मैंने एफिलिएट ले लिया। हेलो आ रही है आवाज? हाँ, एक चीज मैं पॉइंट करना चाहूंगा इसमें। एक चीज मैं पॉइंट करना चाहूंगा, .com, amazon.com से एफिलिएट में तुम साइन अप कर सकते हो, लेकिन जब तुम किसी भी प्रोडक्ट को एफिलिएट लिंक जनरेट करके तुम वेबसाइट में डालोगे, उस पर ट्रैफिक आएगा, तो मतलब किसी भी और कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है तो रिडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस कंट्री की अमेजोन की साइट पे। बट वो जो प्रोडक्ट लिंक है वो तो सेम ही रहेगा ना? हाँ, प्रोडक्ट लिंक तो सेम ही रहेगा, आपका एफिलिएट लिंक आपका ही रहेगा, लेकिन बस कंट्री अलग हो जाएगा, amazon.de करके चला आएगा। यही तो मेरा कंसर्न है ना, कि यही तो मेरा कंसर्न है कि वो उस कंट्री में अगर वो क्या कहते हैं उसको। और एक चीज ट्राई सकते हो, पायनियर से अकाउंट बना सकते हो,
कोई बैंक अकाउंट चाहे तो जर्मन का तो पायनियर अकाउंट से आप का साउंड बहुत ही कट रहा है। हाँ कोई इशू नहीं है, पायनियर में कनेक्ट करके फ्रेंच से पेमेंट ले सकते हो, फ्रेंच इटली से। वो क्या हुआ? नहीं, मेरा वो जो कंसर्न ये था कि वो जो आइटम का मैंने लिंक डाला एफिलिएट का, मान लो वो उस कंट्री में जाके उसमें मतलब वो कन्वर्ट तो हो गया, बट मान लीजिए कि वो ऑर्डर करने लगा बंदा और वो शिप ही नहीं कर रहा वहाँ पे, क्योंकि वो कंट्री का डिफरेंस, मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऑटोमेटिकली देखो, आप यूएस में, जब मैं यूएस के साइट पे अमेजन पे लॉग इन करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली दिखा देता है कि इंडिया में शिफ्ट कर दो, या फिर कुछ जो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा आपको इस कंट्री में दिखा देगा। मान लो आपको एक पेन बेचना है, स्पेसिफिक एक ब्रांड का, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी हो जाए, आप बेचना है, तो उस प्रोडक्ट उस अमेजन जर्मनी में अवेलेबल होगा तो उसको शो कर देगा ना। अवेलेबल होगा, नहीं अवेलेबल होगा तो कहने का मतलब ये है नहीं आएगा उस पे। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा इंडिया का एफिलिएट अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं उसी से वो लिंक जनरेट करूं और अपना काम स्टार्ट करूं उसमें, तो जब दूसरा देखो इंडिया में उतना सारा प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है ऊपर से। हाँ, मेन प्रॉब्लम तो कह रही यही है। यूएसए में हो जाए, बहुत सारे लिस्टेड नहीं है। हाँ, यूएसए में आप कर सकते हो, क्योंकि देखो यूएसए में कुछ लोग हैं इंडिया में जो लोग यूएसए से प्रोडक्ट मंगवाते हैं अमेजोन से। अब मैंने खुद मंगाया यूएसए से, लेकिन सभी से मतलब हर एक सेलर से नहीं आता, वो कुछ एक से ही आता है और उसमें स्पेशल। हाँ वही। और एक चीज ट्राई कर सकते हो, पायनियर पे आपको वर्चुअल बैंक मिल जाएगा जर्मनी का और कुछ और कंट्री का भी। इंग्लिश होगा तो यूएसए का भी आपको वर्चुअल बैंक मिल जाएगा। आपको पेमेंट रिसीव करना है तो आप वो कर सकते हो, बैंक वेरीफाई करना है तो आप amazon.de पे पायनियर में जाके जर्मनी का वर्चुअल बैंक ऐड कर दो, हो जाएगा। कोई टैग वगैरह चाहेगा तो पायनियर पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे बस। हाँ, आपको पायनियर पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे। इंडिया में तो अप्रूव हो जाएगा इजीली। हाँ गौरव भाई, मेरा एक सवाल ये था हाँ हाँ, कि जैसे एक मेरे दोस्त का न्यूज का साइट है। किस चीज़ का साइट है? न्यूज की साइट है, माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड न्यूज कंटेंट। ठीक है, तो क्या ये जी ट्रांसलेट उनको रिकमेंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज को फॉरेन एसईओ को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, फॉरेन कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और बेसिकली कौन से कंट्री को फोकस करना चाहिए? हाँ, कंट्री को मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्री फोकस करनी चाहिए। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, ये 5 बेस्ट कंट्री है, ठीक है, जिनकी सीपीसी जो है वो आपको मिनिमम सीपीसी मैं आपको बता रहा हूँ 0.20 के आसपास मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम सीपीसी नहीं है इन कंट्री की। और जो वर्स्ट कंट्री है ना वो है ब्राज़ील, ठीक है, मैक्सिको, स्पेन, और जितने भी लैटिन अमेरिकन कंट्री है ना, इनकी सीपीसी बहुत ही मतलब इंडिया से भी गई गुजरी है। तो इन कंट्री में अगर आप एडसेंस नीच में हो तो इन कंट्री में काम कभी मत करना। ट्रैफिक दबा के आएगा बट अर्निंग जो है वो बिल्कुल, क्या बोलूँ, मतलब चिंदी टाइप होगी। ओके, हेलो, किसी ने उर्दू में काम किया है? क्योंकि उर्दू में मैं लास्ट नाइट देख रहा था, बहुत ही कंपटीशन नहीं है। मतलब फोटोशॉप डाउनलोड मैंने सर्च किया, उधर कुछ कंपटीशन ही नहीं है उधर भाई सीपीसी नहीं मिलेगा ना भाई। बट दिक्कत पता है क्या, उर्दू नीच में क्या होता है, उर्दू नीच में ना आपको सीपीसी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी एशियन कंट्रीज में आ जाती है, ठीक है। तो ठीक है, मेरा कुछ आर्टिकल मैं इंग्लिश में लिखता था, लेकिन ट्रैफिक कुछ जैसे कि एक एपीके के बारे में बता रहा हूँ, यासिन टीवी नाम सुने होंगे आपने? हाँ सुना है मैंने। तो उसको मैंने रैंक किया था, ठीक है, तो एक फर्स्ट पेज पे ही था लेकिन नीचे था, तो ट्रैफिक आ रहा था वो भी गल्फ कंट्री से। अच्छा। लेकिन सीबीसी अच्छा मिल रहा था उस पे। हाँ, तो गल्फ कंट्री में कुछ लोग उर्दू बोलते होंगे कि वहाँ वैसे अरबी चलती है। कि अरबिक में मैंने एक क्लिक पे $2 भी कमाया है उधर से। बिल्कुल हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है। नहीं, मैं तो मतलब कि मैंने तो टारगेट नहीं किया हुआ है, मेरी जो 32 कंट्री की लिस्ट है उसमें मैंने टारगेट नहीं किया है वैसे।
अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ट्राई करूंगा, सोच रहा हूँ। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कंपटीशन, मैंने फोटोशॉप डाउनलोड लिख के सर्च किया, 2 पेज में खत्म, 2 से 3 पेज में टोटली खत्म। देखो प्रॉक्सी अगर लगा कर देखो चेक किया। गल्फ कंट्री टाइप का, अगर मतलब गल्फ कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है तो बिल्कुल सीपीसी बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे दुबई हो गया, ओमान हो गया, हाँ ठीक है, कतर हो गया, तो इनकी सीपीटी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, हम्म, उर्दू में काम करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वही अरबिक लैंग्वेज में ही। बिल्कुल बिल्कुल। अरबी लैंग्वेज अलग है, उर्दू अलग है, आई थिंक। सेम सेम ही लगता है, तो मैंने बोल दिया उर्दू में। हाँ ठीक है भाई, तो किसी का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, जैसे अपने स्टेट में जैसे कि देखते हैं भाई कि आजकल लोग गुजराती में, राजस्थानी में मतलब डालते हैं। भाई अभिषेक भाई देखो, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आप इंडियन नीचेस में काम करोगे ना, तो अर्निंग जो है ना वो बहुत मतलब, क्या बताऊँ मतलब, इतनी बेकार अर्निंग है ना इंडिया में खासकर, कोई फायदा नहीं है अगर आप भाई इंडिया ये में काम करते हो तो। कोई भी नीच में भाई। देखो कोई भी नीच की नहीं कहूँगा मैं, मतलब अगर देखो आप हिंदी थोड़ा में सा, फाइनेंस नीच में कर सकते हो। हाँ फाइनेंस नीच हो गया, ठीक है, फाइनेंस कैसे हो में गया। भाई? फाइनेंस हाँ। हिंदी में कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। हम्म। उस पे ट्रैफिक भी है, आएगा, और सीटीसी भी अच्छा मिलेगा। हाँ बट वही है कि उस पे फिर लोगों में कंपटीशन चलेगा। वाली बात आ जाती है। देखो आपको ना, अब मैं आपको यहाँ क्या बताने आया हूँ, मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि कम पैसे में, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा स्मार्ट वर्क करके जल्दी पैसा कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। जहाँ आपको 1 साल 2 साल लगेगा यूएस में या काम करके रैंकिंग लाने में, वही काम आप 1 साल के अंदर इन कंट्रीज में काम करोगे तो आपको रैंकिंग तो मिलेगी मिलेगी, साथ के साथ अर्निंग इतनी बूस्ट मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके। भाई ये कंटेंट राइटर कहाँ से ना है? हाँ कंटेंट राइटर का देखो भाई, कंटेंट राइटर ना, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कंटेंट राइटर ना आप खुद तैयार करते हो। अब मैं मेरी बताता हूँ कि मैं कैसे कंटेंट राइटर्स को तैयार करता हूँ। मेरे जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं ना, वो सारे के सारे मेरे जरिए ट्रेंड किए हुए राइटर्स हैं। भाई ये जिसकी भी वॉइस है यार, प्लीज़ वॉइस अपनी म्यूट कर लो। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट राइटर वाला सिनेरियो कैसे होता है। तो अब मेरे जितने भी राइटर्स हैं वो सारे के सारे मेरे ज़रिए ट्रेंड किए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब कि राइटर्स को समझाता हूँ कि मेरे को आर्टिकल किस तरीके से चाहिए। मैं क्या करता हूँ, अपना पूरा का पूरा आउटलेट बनाता हूँ किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले, कि उस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, ठीक है। फिर मैं और कंटेंट राइटर डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि आर्टिकल का फॉर्मेट कैसे होएगा, किस तरीके से लिखवाना है। ओके। तो आपको राइटर को एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, तब वो राइटर आपको लिख के देगा। ये नहीं है कि जस्ट कीवर्ड पकड़ा पकड़ा दिए राइटर को और बोल दिया कि लिखो, टॉप 10 कंपटीटर को एनालाइज करो और लिखो, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है कि ढूंढे भाई कहाँ, बात आती है ढूंढे कहाँ से। देखो ढूंढने के लिए आप इंटर्नशाला पे चले जाओ, वहाँ पे आपको अच्छे राइटर्स मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी सस्ते रेट में। इतने सारे बंदे हैं जो कि, कौन सा भाई? हाँ जी, कौन सा साइट बनाए हैं? इंटर्नशाला। इंटर्नशाला, अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, आप इंटर्नशाला पे चले जाओ, वहाँ पे एमबीए करे हुए बंदे ना आपको 0.30 पैसे में आर्टिकल लिख के देने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ डिजिटल मार्केटिंग वाले अच्छा। बंदों से बात करोगे तो ये तो भाई मतलब इतना पैसा मांगते हैं ना, और कंटेंट आप इनका पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा कंटेंट का सिर कहाँ है और कंटेंट का पैर कहाँ है। ओके। हम्म। तो मैं राइटर्स खुद ही तैयार तो करता हूँ। अच्छा, मतलब ये लोग तो भाई ऐसा नहीं है ना कि मतलब चैट जीपीटी एक्सेट्रा, मतलब भाई ये लोग देखो यूज इसका भी करें? मैं आपको तोड़ बताता हूँ। जो हम्म। चैट जीपीटी या एआई से रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं ना, उसमें हम्म। ना आपको सेंटिमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मशीन कभी भी सेंटिमेंट्स नहीं दे सकता आर्टिकल में। आप एक आर्टिकल ह्यूमन के जरिए लिखे हुए को पढ़ना और एक आर्टिकल एआई के जरिए लिखे हुए को पढ़ना, ठीक है। आपको हम्म। दिखेगा कि दोनों आर्टिकल में मतलब कि बोलने का तरीका मतलब लिखने का तरीका कैसा है उसका, आपको मतलब एक फील आएगा कि मतलब कि आपसे वो आर्टिकल अटैच है, ठीक है।
और वो चीज़ एआई कभी नहीं दे सकती। तो यहाँ से आप एक कैच ले सकते हो कि भाई मतलब ये आर्टिकल एआई से लिखा गया है। ओके, तो ये तरीका है एआई को पकड़ने का। कोई भी टूल वूल यूज करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। ऐसा कोई मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा टूल है जो एआई कंटेंट को पकड़ के दे दे। अच्छा, नहीं मतलब प्लेगरिज्म जो चेकर है भाई, उस पे आप बिलीव करते हैं? हाँ, प्लेगरिज्म चेकर के लिए देखो आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो कॉपीस्केप यूज़ करता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा पेड टूल है। ठीक है, तो आप फ्री वाला यूज़ कर लो, फ्री वाला भी बेस्ट रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और फ्री कंटेंट को वाले टूल चेक। में कौन सा? सॉरी, फ्री वाले टूल्स में कौन सा? आप गूगल कर लो, मतलब फ्री प्लेगरिज्म चेकर, वो मिल जाएगा आपको वहाँ से। नहीं, आधा से अधिकतर तो भाई मतलब फेक ही होता है टूल। नहीं, फेक नहीं होता, आपको काफ़ी आइडिया दे देगा। ठीक है, स्मॉल एसईओ टूल आप यूज़ करो, वो काफ़ी अच्छी साइट है वो। स्टार्टिंग में तो मैं भी उसी को यूज़ करता था। अच्छा, ओके ठीक है, थैंक यू भाई। ओके 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 थैंक्स अ लॉट। ओके, तो और किसी का क्वेश्चन है भाई? हेलो। हाँ जी भाई। हाँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, तो आप कंटेंट का प्रोसेस थोड़ा बताओगे शॉर्ट में, कैसे फॉरेन न्यूज में कंटेंट लिखते हैं? कंटेंट का प्रोसेस भाई देखो, मैंने दो चीज़ें बताई है। पहला ये है कि मैनुअली लिखना उसको, ठीक है, और दूसरा है टूल की हेल्प से। टूल जो है वो आपको gtranslate.io टूल यूज करना है। ठीक है, इसको आपको बाय करना पड़ेगा, इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ओके, अगर आप एग्जांपल की बात करो तो ये एक एग्जांपल साइट है जिसमें कि ये टूल यूज़ हो रहे हैं। ये क्या करता है, अपने आर्टिकल को इंग्लिश में लिखता है और इस टूल की हेल्प से उन आर्टिकल को ट्रांसलेट करवा रहे हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कर कैसे रहा है। ये देखो, मैंने मतलब मान लो कि मेरे को जर्मनी में रैंकिंग देखनी है, तो मैंने जर्मनी का एक्सटेंशन होता है DE, तो मैंने सर्च मारा जर्मनी का एक्सटेंशन। तो आप यहाँ पे देख लो कि जर्मनी के एक्सटेंशन के साइट खुल गई है इसकी, और ये सारे कंटेंट जर्मन लैंग्वेज में। तो एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, कंटेंट का। दूसरा पार्ट क्या है कि मान लो कि आप टूल बाय नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, अपने राइटर को बोलो कि भाई मेरे को इंग्लिश में कंटेंट लिख कर दो, और आपको वही कंटेंट गूगल ट्रांसलेट में जाके चेंज कर देना है, और वहाँ से कॉपी करके अपनी साइट पे डाल दो, और उसका ऑन पेज एसईओ इंग्लिश लैंग्वेज में करो। ठीक है, उसी चीज़ को वहाँ से कॉपी करके अपने फॉरेन जो भी आपका फॉरेन लैंग्वेज वाला पेज है उसमें डाल दो, बात ख़त्म। वो कंटेंट रैंक करेगा। अब ये टूल भी तो यही काम करता है, ये भी गूगल ट्रांसलेटर का ही एपीआई यूज़ करता है कंटेंट को ट्रांसलेट करने के लिए। बट प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए बस आपको ये टूल की ज़रूरत है। अगर आपके पास ना गिनती के 25-30 पेज है ना, तो आप मैनुअली ट्रांसलेट कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है इस टूल की। ओके, ओके, या ठीक। और किसी का क्वेश्चन है भाई कुछ? एनीवन? मैसेज देख लेते भाई हैं। ये हाँ जी। $1000 पर मंथ कमाने के लिए कितना ट्रैफिक मिनिमम आना चाहिए? भाई $1000 पर मंथ कमाने के लिए देखो, मेरा जो 70% ट्रैफिक है ना वो वेस्ट है। ठीक है, 70% ट्रैफिक से मेरी कोई अर्निंग नहीं होती। ठीक। अब देख लो, मेरी साइट की ट्रैफिक ना 1,80,000 है मंथली। अब 30% ट्रैफिक जोड़ लो, 30% ट्रैफिक चाहिए आपको कमाने के लिए बस। 20,000 बस सही कंट्री से। बस बस। ठीक। हाँ, ठीक है भाई। ओके, और कोई क्वेश्चन भाई? हाँ जी, कृष्णकांत पांडे भाई पूछो। कुछ इशू है शायद, अनम्यूट हो नहीं रहा है। मैं आपका यही जवाब दे देता हूँ। आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। पता नहीं कुछ इशू है, अनम्यूट हो नहीं रहा है। प्रसन्नजीत भाई देखो, डाउनलोड नहीं, इसमें पैसा वैसा तो है, ठीक है, बट वही है फिर डीएमसीए का लफड़ा, और भी प्रॉब्लम्स, होस्टिंग उड़ने की दिक्कत। देखो नीचेस ना बहुत सारी है, ज़रूरी नहीं है कि डाउनलोड नीचेस में काम करना है। मैंने आज तक डाउनलोड नीच को छुआ भी नहीं है। ठीक है, मैं मतलब गेमिंग और टेक में काम करता हूँ सिर्फ। अब गेमिंग और टेक में इतने साइट्स आप बना सकते हो ना, कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई डाउनलोड टाइप की साइट बनाने की। ओके,
रुद्र प्रकाश भाई, अगर एक ही कंट्री को टारगेट करे, सपोज जर्मनी, और 100 आर्टिकल को टारगेट करे तो क्या अर्निंग हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी? आप करो, काम करो, बिल्कुल होएगी। भावना झा का क्वेश्चन है, ऑफ पेज एसईओ फॉरेन लैंग्वेज में करना है या इंग्लिश लैंग्वेज में? देखो भावना मैम, अगर आप डेडिकेटेड वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आपको उस लैंग्वेज में ही बैकलिंक बनाने पड़ेंगे। आपको उस कंट्री में जाके ऐसी-ऐसी साइट्स सर्च करनी पड़ेगी मैनुअली आपके नीड्स की, जो कि जिनको बने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये साइट्स ना आपको जल्दी बैकलिंक दे देंगे, तो आप अपनी साइट के पहले अथॉरिटी बनाओ, ठीक है? अथॉरिटी बनने के बाद आप कंटेंट डालो, वो ईज़िली रैंक करेंगे। रुद्र प्रकाश भाई, इसके लिए कीवर्ड वॉल्यूम क्या रेंज का चूज़ करें? कीवर्ड वॉल्यूम देखो भाई, कीवर्ड वॉल्यूम वगैरह का रेंज वेंज चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको क्या करना है, सिर्फ कोई भी एक ब्रॉड नीच पकड़ लो, ब्रॉड नीच के अंदर कोई भी एक अपना नीच डिसाइड करो कि आपको उस ब्रॉड नीच के अंदर कौन से नीच पे काम करना है, ठीक है? उस नीच के कीवर्ड्स सर्च करो गूगल में, ठीक है? आपको मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, चलो। सपोज मैंने गूगल सर्च किया, सपोज मैं कोई गेमिंग नीच में काम करता हूँ, ओके? मैं मान के चलता हूँ मेरी गेमिंग नीच है रोब्लॉक्स, ठीक है? मेरा ब्रॉड टॉपिक था गेमिंग, ठीक है? मेरा उसका नीच टॉपिक है रोब्लॉक्स गेम, ठीक है? मेरे को सिर्फ रोब्लॉक्स गेम के आर्टिकल ही बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हाउ टू वाले कीवर्ड्स पिक करूँगा, हाउ टू रोब्लॉक्स स्टार। तो ये देखो आपके सामने ना पूरी की पूरी लिस्ट बन जाएगी। आप इनकी लिस्ट बनाओ कीवर्ड्स की, सिमिलर जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स है मतलब अपनी एक एक्सेल शीट बना लो, ठीक है? 10-10, 15-15 कीवर्ड की लिस्ट बनाओ और जस्ट उन पे सिर्फ आर्टिकल लिखवाना चालू करो। कोई कीवर्ड डिफ़िकल्टी की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि चेक करने की, कोई वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है चेक करने की आपको, ओके? जस्ट आर्टिकल लिखो और इंटेंट चेक करो कि उस बस आपको ये चेक करना है कि टॉप 10 में जो साइटें रैंक कर रही है, उसमें लो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स कितनी रैंक कर रही है, जिनकी अथॉरिटी 0 से 10 के बीच में। तो आपको वो वाला कीवर्ड आँख बंद करके उठा लेना और कुछ नहीं करना। सैंपल वेबसाइट क्या दिखाया था? सैंपल वेबसाइट है गेटवॉक्स, मैं लिंक दे देता हूँ आपको। getvox.com है ये सैंपल वेबसाइट है। ऐसा तो बहुत सारी है, बट मैंने बस ऐसे इसको उठा लिया जस्ट सेशन के लिए। देखो भाई, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है ना, उनके मैं बता देता हूँ कि मैं सेशन की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इस बारी कोई गलती नहीं करूँगा, ठीक है? कल तक वीडियो एडिट करवा के मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा और दीनू भाई के ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, ओके? तो अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, वरना मैं आपको टूल का यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे सेटअप करना है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सिर्फ यस कमेंट कर दो, फिर मैं टूल का पार्ट आपको दिखाता हूँ। भाई फ्री वाला सेटअप कैसे करते हैं, उसको भी थोड़ा सा बता सकते हैं? फ्री वाला कौन सा भाई? जैसे ट्रांसलेशन का ही। फ्री वाला सेटअप में आपको फ्री वाले सेटअप नहीं करना है, फ्री वाले में आपको मैनुअली कंटेंट डालना है उसी लैंग्वेज में जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो, बस। जी नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ भाई, जैसे कि वर्डप्रेस में कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन भाई देखो, मैंने वर्डप्रेस में कैसे करना है वो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, शायद आपने लेट सेशन ज्वाइन किया है, तो कल आप ना पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको वहाँ दिख जाएगा किस तरीके से क्या था, ठीक है? हाँ, एक्चुअली मेरा नेट इशू था भाई। कोई बात नहीं, कल आप देख लेना मैंने किस तरीके से आर्टिकल डाला था, कैसे क्या किया था, ओके? ठीक है, थैंक यू। ओके। कैलाश भाई कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग साइट टारगेटिंग यूएसए विद 100 पोस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, जी ट्रांसलेट यूज करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, रैंकिंग मिल जाएगी? देखो, इंग्लिश में यूज कर रहे हो कंटेंट को, तो आपका सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी साइट की अथॉरिटी कैसी है। अगर आपकी साइट की अथॉरिटी अच्छी है, अपनी साइट पे ये लगा के चलो
कि जो जिस निश में आप काम कर रहे हो उस निश से आपको कम से कम 20 से 25 बैकलिंक मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप आसानी से ये लगा के चलो कि लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, यानी कि जिन जिन कीवर्ड्स पे 0 से 10 डीआर वाली साइट्स रैंक कर रही है, उनको आप आसानी से बीट कर दोगे। ओके, इजीली रैंकिंग मिल जाएगी। मेरे को मिलती है, मैं काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, और यही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ मैं। ओके, फोटोग्राफर मनोज भाई, हाँ जी पूछिए भाई, क्या क्वेश्चन है। हाँ, डोमेन देखो भाई, कोई भी आप यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश, अगर देखो आपके पास बजट है तो आप एक्सपायर डोमेन के लिए ही जाओ, ठीक है। अगर अब बजट नहीं है तो मैं कहूँगा फ्रेश डोमेन लो। एक्सपायर डोमेन हमेशा रिजल्ट देगी और जल्दी जल्दी देगी। ओके, ठीक है भाई। तो मैं अब आपको ना प्लगइन का बताता हूँ कि प्लगइन किस तरीके से सेटअप करना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लगइन कैसे सेटअप करता हूँ। मेरी एक साइट है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई थी मैंने, जोन मैसेजेस डॉट इन्फो, टेलीकॉम के ऊपर साइट थी ये। तो सबसे पहले मेरे को ना यहाँ पे प्लगइन डालना है गूगल ट्रांसलेट का, जो कि जी ट्रांसलेट का ही प्लगइन है, ठीक है। वो प्लगइन डालते हैं, ऐड न्यू। अब मेरे को यहाँ पे सर्च करना है जी ट्रांसलेट। तो ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। ओके, तो प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेट कर दिया यहाँ से। इसकी सेटिंग में चलते हैं। ओके, तो मैं आपको सेटिंग बताता हूँ कि आपको क्या क्या सेटिंग रखनी है अपनी साइट में। जो सब डोमेन है, सब डोमेन आपको ये वाला रखना है, ठीक है। यूआरएल ट्रांसलेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और ये सब डोमेन वाला फीचर आपको पेड प्लान में ही मिलेगा, फ्री वाले में नहीं मिलेगा। आपको आपको फ्री में अगर यूज़ करना है तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, बट वो वाली चीज़ काम नहीं करेगी जो आप पेड वाले प्लान में काम करें। एच टैग, देखो एच टैग आप ऐड कर सकते हो। पता है क्या, एच टैग ऐड करने से आपको ना एक दिक्कत आएगी, वो दिक्कत है डुप्लीकेसी वाली। अब वो दिक्कत क्यों आती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब ना ये जो टूल है गूगल ट्रांसलेट डॉट आई ओ, आपकी साइट को जब ट्रांसलेट करेगा ना तो ये क्या करेगा कि दो टाइप के यूआरएल बनाता है ये, ठीक है। एक तो ये खुद मतलब कि ट्रांसलेट करता है पूरे के पूरे कंटेंट को, और दूसरा ना ये कुछ कुछ इस टाइप का यूआरएल बना देता है। परमालिंक वाला यूआरएल रहेगा ना, उसको चेंज नहीं करता ये, इस टाइप का यूआरएल बना देता है। अब टैग यूज करने से इस टाइप का यूआरएल बन जाता है हमारी साइट में। अब गूगल क्या करेगा, गूगल को भाई दिखेगा कि एक ही साइट में दो तरीके के यूआरएल बन रहे हैं, एक तो ट्रांसलेटेड यूआरएल भी बन रहा है और दूसरा ये यूआरएल भी बन रहा है, और दोनों इंडेक्स भी हो गए। ओके, तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मैं ये hreflang इनेबल नहीं करूँगा। अगर आपको hreflang इनेबल रखना है तो आपको यूआरएल ट्रांसलेशन वाला फीचर ऑफ करना पड़ेगा। दोनों में से आपको एक ही फीचर यूज करो, ठीक है। वरना डुप्लीकेसी का एरर आएगा बाद में। मतलब एक ही यूआरएल के दो टाइप के पेजेस इंडेक्स हो जाएंगे गूगल में। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, बाकी आपको क्या करना है, जिस भी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो वो सारी कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टूल बाय कैसे करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे बाय वाला जो भी इसका प्लान, जो भी आप प्लान बाय करना चाहते हो, या फिर 15 डे, आपको स्टार्टिंग में 15 डेज के लिए चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ से ट्राई नाउ पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो, डोमेन डाल दो, और ये सारी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये मतलब कि आपका अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद ये आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह पूछेगा, आप वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ साइट सेटअप करना है, ठीक है, बस हो गया। तो ये चीज़ करनी होती है टूल को इंस्टॉल करने के लिए। मेन जो चीज़ था वो था प्लगइन में क्या सेटिंग करनी होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है गूगल ट्रांसलेट टूल का यूज़ करते टाइम। ओके।
तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा मेरे को बताना। मैंने ट्राई किया चीज़ों को अच्छे से कन्वे करने का, बट अगर कोई भी मिस्टेक रह गई हो, कोई भी चीज़ रह गई हो तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो आप लोगों को इस टूल से लेके अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो, या अगर कुछ समझ ना आए जो भी मैंने आपको सेटिंग बताई है। भाई मेरा ये सवाल था कि ये जो ट्रांसलेट टूल है मतलब फ्री यूज कर सकते हैं कि नहीं? भाई देखो मतलब फ्री वाला देखो tool- फ्री वाला वर्जन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें आपको 1 या 2 लैंग्वेज करने को मिलेगी और लिमिटेड नंबर ऑफ कंटेंट ही आपको ट्रांसलेट करने को मिलेगा। हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत होएगी फ्री वाले में। हाँ ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू सो मच भाई। ओके वो कंट्री वाला सेक्शन काम नहीं करेगा। हाँ फ्री वाले वर्जन में आप ट्रायल जब तक एक्टिव नहीं करोगे तब तक वो .com/es और /d जो भी हो हाँ काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो आप मतलब पेड ये प्लान ही पेड ही लो, ऑलमोस्ट। पेड प्लान ही बाय करो। मैं तो कहूँगा देखो आप अर्निंग कर रहे हो, डिसेंट अर्निंग कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पेड प्लान ले लो, ठीक है। चाहे आप $20 का ले लो या $15 का ले लो, बट आप पेड प्लान ट्राई करो, ठीक है। 1000-1200 रुपये मेरे को नहीं लगता कोई ठीक कोई दिक्कत होती है स्पेंड करने में, अगर आप अर्निंग कर सकते हो तो। ओके हाँ, जैसे जिसके पास अर्निंग होगा वो तो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास नहीं होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। भाई कैसा लगा सेशन मेरे को बता देना यार, मैंने कोशिश की, ठीक है। पहला सेशन था तो आगे कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करने की, और ये रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा कल वीडियो एडिट करवा के, तो जो भाई लोग नहीं देख पाए कल देख लें। ओके, थैंक यू।